सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने आप में आपकी उपस्थिति को हृदय से महसूस कर पा रहे हैं। आज मैं मध्यस्थ दर्शन के लेक्चर के क्रम में आज 10वें लेक्चर को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। इस 10वें लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के कंटेंट से कनेक्ट करेंगे और एक नए लेक्चर में प्रकृति और प्रकृति का विकास कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। तो चलते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति क्या है। यह देखते हैं कि मध्यस्थ दर्शन के मानव मूल्य पाठ्यक्रम में जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें प्रकृति और विकास क्रम की प्रक्रिया को लेकर है, नेचर इवोल्यूशन प्रोसेस को लेकर उपस्थित है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखें, प्रकृति की चर्चा करने से पहले हम पिछले लेक्चर से आपसे जुड़ना चाहते हैं जिसमें हमने अस्तित्व को लेकर, सस्तित्व को लेकर आपके साथ चर्चा किया था। हमने कहा था कि जो अस्तित्व है इसका नाम हम मध्यस्थ दर्शन में सत्ता रख रहे हैं और सत्ता हरदम थी, है, रहेगी। इसमें ऊर्जा समान रूप से फैली हुई है, इसकी कोई क्रियाशीलता नहीं है। अगर क्रियाशीलता नहीं है तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो इस सत्ता में, इस शून्य में जो मटेरियल है वह इकाई कहा जाता है। सत्ता और इकाई मैंने कहा था कि अस्तित्व में रहते हैं और ये साथ साथ रहते हैं। प्रकृति जो है सत्ता में डूबा भिगा हुआ है, इसको संपृक्त होना, सम्मिलित होना कहा गया है। जो सत्ता है वो प्रकृति के अंदर है, बाहर है, उसकी सतह पर भी है। और सत्ता और इकाई एक साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे को समझते हैं और उसके संबंधों को पूरा करते हैं। सत्ता और प्रकृति इसीलिए कहा जाता है कि सह अस्तित्व में है। यह सत्ता बिना प्रकृति के नहीं है, प्रकृति बिना सत्ता के नहीं, ये दोनों सह अस्तित्व में है। अब उस प्रकृति में मानव की क्या स्थिति है? मानव जो एक इकाई है इस प्रकृति में, वह भी आपस में साथ में जुड़ा है और इस प्रकृति के साथ और मानव के साथ भी और प्रकृति के साथ भी अपने संबंधों को निर्वहन करने के लिए रहता है। परस्परता मूलक में है ये, बीइंग इंटरकनेक्टेड, बीइंग म्यूचुअली फुलफिलिंग, एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे के जरूरतों को पूर्ति करने के लिए है। सत्ता और प्रकृति हर देश, हर काल, हर समय, हर वातावरण में विद्यमान है। इनमें जो है प्रकृति ही परिवर्तनशील है, क्योंकि यह एक्टिव है। लेकिन सत्ता परिवर्तनशील नहीं है क्योंकि यह एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है। क्रिया करेगी तो उसमें चेंजेस आएंगे। इस व्यापक में, इस शून्य में सत्य, शून्य, व्यापक, पारगर्मी, नित्य, शुद्ध, पूर्ण आदि शब्दों की ओर इंगित किया गया है। जो ये व्यापक है, एग्जिस्टेंस है, इसको हमने सत्ता, शून्य, व्यापक, पारगामी, पारदर्शी, नित्य, शुद्ध, पूर्ण आदि शब्दों से इंगित किया है। शुद्ध क्यों कहा है? क्योंकि क्रियाशील है ही नहीं है। जब क्रियाशील नहीं तो जैसा है, जिस रूप में है उसी रूप में है, और नॉन एक्टिव है तो कंप्लीट ही है। और यह दिस इज
existence is its existence is ever presence. हर जगह विद्यमान है। देखिए, अब इस सत्ता में जो प्रकृति है ये इकाइयों का समूह है और एक एक के रूप में पाए जाने वाली वास्तविकता है। दरअसल ये प्रकृति और इकाइयों का समूह मटेरियल है फिजिक्स की भाषा में, और यह इस ब्रह्मांड की रियलिटी है, वास्तविकता है। और ये जो मटेरियल है विभिन्न यूनिटों में पाई जाती है। केमिस्ट्री में के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं हम जानते हैं। हर एलिमेंट की अपनी विशेषता क्या है ये जानना पड़ेगा। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ आके एटम बनाता है तो उसकी विशेषता क्या है, दूसरी तरह के एटमों से मिलकर बनाता है तो उसकी विशेषता क्या है। और इस मटेरियल में कुछ पदार्थ की अवस्था में है, कुछ प्रेमिक ऑर्डर में है, पेड़ पौधों की अवस्था में है, कुछ जीव अवस्था में है, कुछ मानव अवस्था में है। और एक ही इकाई कई संख्या में भी है, विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं और एक इकाइयों की कई फ्रीक्वेंसी भी है। और वर्तमान में आज के वक्त में इस धरती में विभिन्न इकाइयां पाई जाती हैं। और अगर एक वैज्ञानिक पद्धति से सोचा जाए और देखा जाए तो इकाइयों में परिवर्तन समय के साथ हुआ है। आज जितनी इकाइयां हैं वो शुरू में थी नहीं, और इकाइयों के आने का विकास का अपना एक प्रक्रिया और प्रोसेस है। और यह समय के साथ इन इकाइयों का हुआ प्रकटन। पहले जो निर्जीव इकाइयां थी, पदार्थ थी, ठोस द्रव गैस थे, उसमें भी पहाड़ों का निर्माण समय के साथ हुआ, नदियों का निर्माण समय के साथ हुआ, मैदानों का निर्माण समय के साथ हुआ, पहाड़ समाप्त भी समय के साथ हुए, नदियां समाप्त हुई, नए पहाड़, पर्वत श्रृंखला, नए पहाड़, नई नदियां, नए मैदान पैदा होते रहे। जो क्रियाशील है उसमें परिवर्तन है। समय के साथ धीरे धीरे जो प्रकृति का प्रक्रिया है, ये माना गया कि सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी थी एक गैस पिंड के रूप में गर्भावस्था में थी। धीरे 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 इसमें वाटर वेपर वेपराइज होके ऊपर गया, फिर कंडेंस होके नीचे आया। जब नीचे आया तो ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। इस हाई टेम्परेचर पे जो गैसियस स्टेट था और इसमें वाटर वेपर बना, फिर समय के साथ ऊपर गए, क्लाउड बने, कंडेंस हुए, नीचे आए, तो इनमें इन अणुओं और परमाणुओं जो थे उपलब्ध इस मैटर में, इनमें अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हुए और इससे बनने की प्रक्रिया जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आगे गया। अब वाटर हुआ, पानी का निर्माण हुआ, और ये अणु और परमाणु जो मॉलिक्यूल्स थे और एटम्स थे वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न कंडीशनों में रिएक्शन करके एसिड और बेस का निर्माण किए। समय के साथ जब इस ब्रह्मांड में एसिड और बेस का निर्माण हुआ, मटेरियल क्रियाशील है तो परिवर्तन संभव है। मैंने कहा अब ये जो एसिड बेस के रिएक्शंस होते हैं अलग अलग कंडीशंस में, कंडीशंस मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड टेम्परेचर का, और एक विभिन्न प्रकार एक सर्टेन टेम्परेचर की स्थिति में एक विशेष वातावरण में एक विशेष तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ, और यही विकास का क्रम आगे बढ़ता गया। नई नई चीजें, नए नए परिवर्तन इस मटेरियल में होने लगे। समय पास होता रहा और धीरे धीरे, और ये जो पहाड़ बना, नदियां बनी, झरने बने, क्लाइमेट चेंजेस होते रहे। क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा परिवर्तन और
ये जो जोग्राफिकल कंडीशन को प्रोड्यूस करने में सहायक हुआ। विकास की प्रक्रिया में एसिड बेसों से विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड जब पैदा हुए तो इसके बाद प्लांट फाइबर का निर्माण हुआ। लता, गुल्म, झाड़ी, पेड़ पौधे धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे से पहले छोटे छोटे फिर बड़े बड़े ये पैदा हुए। अब धरती पे अब ये जो पेड़ पौधे पैदा हुए तो इनका अपना एक टाइम पीरियड था। तो जब ये पुनः इनके मरने का समय आया, इनके डिकम्पोजिशन का समय आया तो इनके सड़ने गलने से हो गया होगा कि यार ये छोटे छोटे कीट पतंगे पैदा हुए होंगे और यही क्रम चलते चलते धीरे धीरे जानवरों का निर्माण हुआ होगा। शाकाहारी जानवरों का, फिर मांसाहारी का जानवरों का निर्माण हुआ होगा। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, चिड़िया, जानवर, जल में रहने वाले, जल और बाहर दोनों में रहने वाले, फिर जो है केवल बाहर रहने वाले। अगर जो विकास की प्रक्रिया थी जीवों की, अगर बायोलॉजिकल आधार पर देखें तो इनको दो वर्गों में बांटा गया, जिनकी हमने वो बात की, अंडज और पिंडज की, और कहा कि आवास के आधार पे अभी चर्चा कर रहा था कि भूचर, जलचर, नभचर, जमीन पे चलने वाले, जल में चलने वाले, आकाश में चलने वाले पक्षी। और यही नहीं, कुछ लोग जो है जमीन और आकाश दोनों में, कुछ लोग जो आकाश में जमीन पे तो लैंड करने के लिए उड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर है जो पानी और बाहर भी रह लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल जो बेस्ड बायोलॉजिकल ऑन द बेस ऑफ लिविंग और ऑन द वे ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे बर्थ, they categorize in अंडज एंड पिंडज फॉर्म। इस प्रक्रिया में पशु पक्षियों को अनंतर धरती पर मानव का प्रकटन होता है। इन द प्रोसेस ह्यूमन्स होती है ऑन बर्थ आफ्टर बर्ड्स एंड एनिमल्स। चिड़ियों और जानवरों के बाद विकास की प्रक्रिया में अंतिम समय में इस ब्रह्मांड में मानव की उत्पत्ति हुई और प्रकृति की इस विकास की प्रक्रिया में जितनी भी उत्पत्तियां हुई वो अपने आप हुई, स्वतः हुई। इसमें कोई वैज्ञानिक, कोई चीज वहां, कोई शक्ति वहां नहीं गई, वो दैट वाज ए नेचुरल प्रोसेस। और वो प्रक्रिया एक वैज्ञानिक आधार और प्रकृति के नियमों के आधार पर हुई। अब अपने आप में है, तो अगर हम इस प्रकृति के नियमों के और विकास की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझ पाते हैं तो आगे की जो प्रक्रिया, जो मेरी भूमिका है, उस भूमिका में हम अपनी सही सही भागीदारी कर पाएंगे। और अगर नहीं सही ढंग से सीख पाएंगे तो हम सही सही भागीदारी नहीं कर पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब आज की स्थिति मेरी क्या है, जरा सा इस पर चर्चा कर ले कि हम लोगों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो जो लॉ ऑफ नेचुरल प्रोसेस है डेवलपमेंट का, सेल्फ इवोल्यूशन का, उस प्रक्रिया में हम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। देख रहे हैं अब ये जो प्रोसेस है एक दूसरे पे डिपेंडेंट, और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिसकी अपनी जरूरत है, तो इस पूरे प्रोसेस को न समझने के कारण आज हमारी स्थिति है कि हम कई पशु पक्षी कई विलुप्त हो गए। जंगलों की स्थिति हम देख रहे हैं क्या है, कई विलुप्त हो चुके हैं, कई विलुप्त होने के कगार पे हैं। कहने का मतलब कुछ केवल चिड़ियाघर की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये स्थिति है आज की। यह इसीलिए पैदा हुआ है कि जो लॉ ऑफ नेचुरल प्रोसेस है, जो विज्ञान है, वो हम नहीं समझ पाते हैं।
नहीं समझ पा रहे हैं, और जब नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ लोग समझने के बाद भी उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एक अनुमान है कि इस धरती पर मानव के प्रकटन की कल्पना करें कि मानव कब डेवलप हुआ, तो उसने अपने शुरुआती दौर में करीब करीब पशुओं की तरह ही अपना जीवन यापन किया होगा। इतिहास में पढ़ा होगा आदि मानव के विषय में, आग की खोज कैसे हुई, पहले कैसे रहते थे, किस तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका रहना खाना सब इसी वातावरण पर निर्भर रहा होगा। उनके पास टीवी, फ्रिज, घर, गाड़ी शुरुआत में थोड़ी रही थी। देखिए क्यों हम आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे पशुओं में हमें ही सोचने, समझने, कल्पना करने, चिंता करने की शक्ति है। और ये किस लिए प्रकृति ने दिया है कि जाइए आप ही सुख की अवस्था में रहिए, सुख और समृद्धि का आनंद लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति करिए। और जानवरों के लिए भी कहा गया, और आप जाइए प्रकृति के नियमों को समझिए, उसके हिसाब से सबको व्यवहार करने में मदद कीजिए। और तो मानव की उत्पत्ति के इतने दिन बाद मानव से विद्यमान कोई जीव आया भी नहीं इस विकास की प्रक्रिया में। इसलिए लेकिन आज का मानव क्या है, देखिए दो तरह का है, एक भ्रमित मानव है, जागा हुआ मानव है, जागृत मानव है। देखिए दोनों की विशेषताएं क्या है। डिनोटेड ह्यूमन है या अवेकेंड ह्यूमन है। देखिए अगर हम शेष प्रकृति की नियमों को ठीक ठीक समझकर ही मनुष्य उत्पादन क्रियाकलाप को व्यवस्थित ढंग से कर पाता है, अन्यथा जाने अनजाने में स्वयं के लिए और प्रकृति के लिए समस्या पैदा कर लेता है। देखिए मानव है, प्रकृति में मानव है और शेष प्रकृति, दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूं। जितनी भी इकाइयां हैं उसमें मानव को एक तरफ और सारी इकाइयों को एक तरफ, सारी इकाइयों को शेष प्रकृति और इधर मानव। अगर मानव ही इस प्रकृति में सबसे विद्यमान है तो इस प्रक्रियाओं को सही सही समझना और इस व्यवस्था में सही सही चीजों का उत्पादन और क्रियाकलाप करना, तब तो ये प्रकृति का नियम अपने आप सुचारू रूप से चलता रहेगा। वरना हम प्रकृति के लिए स्वयं ही समस्या हो जाएंगे। देखिए अब इसको करने के लिए अब हमको ही प्रकृति की समस्या को समझने के लिए मानव मानव संबंधों को भी देखना पड़ेगा कि हम स्वयं में कैसे रहते हैं, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, देश के साथ कैसे रहते हैं, समाज के साथ कैसे रहते हैं, विश्व के साथ कैसे रहते हैं। जिन 5 इकाइयों की मैं बात किया, इनको जानना, समझना, इनके नियमों को में रहना, उनके साथ व्यवस्थित होकर संबंधों में जीना और ऐसा जीते हुए तृप्ति के भाव में जी जाना, यही मानव का लक्ष्य है। और यही नहीं, अपने में तृप्त होना और दूसरों के साथ व्यवस्थित आचरण से जीना ही एक विकसित मनुष्य की पहचान है। वरना चेहरे से हम मानव हैं, कर्मों से हम जानवर हैं। देखना होगा, समझना होगा, सोचना होगा। देखना, समझना और सोचना है क्या, जब तक हमने वास्तविकताओं को समझ के अपने को जीने में वैसा व्यवस्थित नहीं करना किया जितना कि जरूरी है। जानना उसके हिसाब से जीना है। अतः निश्चित रूप से हमारे अंदर अपराध हावी हो जाएगा और हम एक भ्रमित मानव हो जाएंगे। जब हम एक भ्रमित मानव हो जाएंगे तब हम सही सही चीजों को पहचान नहीं कर पाएंगे और दूसरे में भी हम वही भाव देखेंगे या उसी तरह का उसके साथ आचरण करेंगे। देखिए जिन चीजों को हमने कहा उसको एक इसके रूप में देख ले, थोड़ा सा एक दिखाया गया है यहाँ। हवा, मिट्टी रिएक्शन करके विभिन्न परिस्थितियों में पानी, एसिड, बेस, फिर काई बने, प्लांट्स बने, एनिमल बर्ड्स बने,
भ्रमित मानव बना, भ्रमित मानव से जागृत मानव की प्रक्रिया में जो मेरा ये बुद्धिस्ट दर्शन है, समसामयिक दर्शन है, जो सत्य के ज्ञान में आपकी मदद कर रहा है, वह केवल भ्रमित मानव से जागृत मानव की तरफ बनाने की दिशा में अग्रसर है आपकी तरफ। देखिए, इस धरती या दूसरे प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम में जो 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें जो अर्थ है, पृथ्वी है, प्रकार है, अब अर्थ कई सारे प्लैनेट्स में कई तरह के हैं। जो हमारे सोलर सिस्टम में या इस यूनिवर्स में जितने भी सोलर सिस्टम, कुछ विकसित है, कुछ अल्प विकसित है, कुछ अर्ध विकसित है, कुछ पूर्ण विकसित है। विकास के क्रम में अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी धरती भी कभी अविकसित रही होगी, फिर अविकसित से अर्ध विकसित की तरफ, अर्ध विकसित की तरफ से अर्ध विकसित, अर्ध विकसित की तरफ से पूर्ण विकसित की प्रक्रिया में गुजरी हुई होगी। हो सकता है दूसरे प्लैनेट उस प्रोसेस में हो। अगर हम ये देखें अपने सौरमंडल में, मतलब कि अपने सोलर सिस्टम में, सूर्य में जो 9 प्लैनेट्स हैं, सभी जो ग्रह ज्ञात हैं लोग, और उन ग्रहों के जो उपग्रह ज्ञात है, तो देखिए अगर उनकी एनालाइज करें एस्ट्रोनॉमी के चश्मे से अगर देखें, तो इन सब में हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो सबसे डेवलप्ड है, जिसमें मानव का प्रकटन जो है, अपीयरेंस स्वाभाविक रूप से हो चुका है, और यह विकास की प्रक्रिया में काफी आगे जा भी चुका है। यही कारण है कि हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। शेष प्रकृति पे ही मानव की निर्भरता है। जानते हैं पेड़ों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, हवा, मिट्टी, खनिज, लवण आदि का होना अनिवार्य है। पशु पक्षियों के होने के लिए भी वनस्पतियों का होना अनिवार्य है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? मानव अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सभी पर निर्भर है। इसलिए बाकी प्रकृति के संतुलित और व्यवस्थित होने का आधार पर इस धरती में मानव का होना है। मानव का होना है तो इस प्रकृति में सभी का होना जरूरी है। पशु पक्षियों का होना जरूरी है, पेड़ पौधों का होना जरूरी है, प्रकृति में पहाड़, नदी, मैदान, इसका भी होना जरूरी है। अगर हम आज इसमें कोई संतुलन पैदा करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि स्वयं अपने अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं। अब हम अगर स्वयं अपने अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं तो मानव जाति के सतत इस धरती पर बने रहने के लिए दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध पूर्वक जीना एवं प्रकृति की इकाइयों के साथ पूरकता में निर्माण करना मुश्किल होता है, जबकि अनिवार्य है। अन्यथा हम तृप्ति के भाव में न जी पाएंगे, न आने वाली पीढ़ियों को सही एनवायरमेंट, सही चीजें जो उनके जीने के लिए जरूरी है वो छोड़ पाएंगे। इसका मतलब हम अपने जीवन में स्वयं आने वाली पीढ़ियों का अपने लिए भी दुख पैदा कर रहे हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी दुखों का पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज हमने जो चर्चा किया है पूरे इसमें, प्रकृति क्या है, इकाई क्या है, कैसे समूह रहते हैं, विकास की प्रक्रिया कैसे हुई, कैसे जागृत मानव हुआ, विभिन्न प्लैनेटों का कैसा विकास हुआ और कैसे निर्भरता है, इन चीजों पे चर्चा किया हुआ है। और जो गृह कार्य में दे रहा हूँ, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन के लेक्चर के अंत में मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, वो कह रहा हूँ सोचिए, समझिए, जानिए कि आज व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन समस्याओं से मानव जाति ग्रसित है उसकी एक लिस्ट बनाए और उसके निराकरण के कुछ उपाय सोच के बनाए। अपने परिवार, समाज, देश, विश्व में क्या समस्या है, और दूसरा जो प्रोसेस है उपरोक्त उपायों को लागू करने में आज की स्थिति परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, इसका मनन करें। आज देखिए प्रश्न तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये कार्य क्या छोटे हैं क्या?
क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, और आज की स्थिति क्या होगा, आज की परिस्थिति देखिए, मनन करें और सोचें क्या उसमें भूमिका निभा पाएंगे, या धूर्तता, बेईमानी, आतंकवाद, चोरी डकैती की धारा में बहते रहेंगे, और ऐसा करते हुए एक दिन कहेंगे कि मैं किस लिए यहाँ आया था। जब जब मैं आपसे जुड़ता हूं तो संदेहों का, विचारों का संवेग, संदेहों का, विचारों का संवेग का प्रकटीकरण हो जाता है। कहने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इसी सोच के साथ आपको छोड़ता हूं और फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।